हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दिनों के बाद हाजिर हुई हूँ किसी टॉपिक को लेके। तो चलिए कोई बात नहीं, आज का जो टॉपिक है बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप लोग को पढ़ के बहुत मज़ा आने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे अंत तक इस वीडियो में। वैसे महादेवी वर्मा के बारे में आप सभी जानते होंगे, अच्छे से जानते होंगे ये कौन है, और इनकी कुछ रचनाओं के बारे में भी आप जानते होंगे। लेकिन आज इस वीडियो में बहुत सारी जानकारियाँ आपको ऐसी मिलेगी जो आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महादेवी वर्मा के बारे में जानना। तो महादेवी वर्मा को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में इनका क्या स्थान था। तो हिंदी साहित्य की एक महान कवित्री और एक सुविख्यात लेखिका थी महादेवी वर्मा। इनको हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवित्रों में से एक माना जाता है। महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य में छायावादी युग की प्रमुख स्तंभों जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत के साथ महत्वपूर्ण स्थानों में से एक माना जाता है। यूँ कहें कि हिंदी साहित्य जगत में एक बेहतरीन गद्य लेखिका के रूप में अगर कोई जाना जाता है, अगर कोई जानी जाती हैं, तो वह है महादेवी वर्मा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि महादेवी वर्मा को जो है छायावादी युग की दुर्गा के रूप में भी जाना जाता है, जिसे कि हम लोग आदि शक्ति के बारे में भी जानते हैं। या तो छायावाद की शक्ति इन्हें बोलिए या तो फिर छायावाद की दुर्गा के रूप में इन्हें बोलिए। इनका जन्म जो हुआ था 26 मार्च 1907 ईस्वी को हुआ था, होली के दिन। इसलिए इनके जीवन के बारे में जब आप जानेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इनको होली का जो त्यौहार था वो बहुत ही प्रिय था। ये बहुत ही अच्छे से होली मनाती थी। इनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। और उम्र जो इनकी थी 80 वर्ष थी। ठीक है। व्यवसाय जिसे कि रोजगार भी बोलते हैं हम लोग, जिसे कि काम भी बोलते हैं। तो इनका व्यवसाय था उपन्यास लिखना। यह एक बेहतरीन कवित्री थी, लघु कथा लिखती थी, लेखिका थी। उच्च शिक्षा की अगर बात कही जाए तो संस्कृत से इन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त की थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इनके पिता जो हैं वह है गोविंद प्रसाद वर्मा। इनके बारे में कहा जाता है कि ये भागलपुर विश्वविद्यालय के भी ये प्राचार्य रह चुके हैं, ऐसा देखने को मिलता है। अगर माता की बात कही जाए तो माता का नाम है हेमरानी देवी, और इनकी माता जो है एक धार्मिक महिला थी, है ना। पूजा पाठ में इनका बहुत ज़्यादा आस्था भी था। और कहा जाता है कि जब इनकी शादी हुई थी तो अपने साथ ये एक देवता की, किसी भगवान की मूर्ति भी साथ में लाई थी। अब थोड़ा सा महादेवी वर्मा के जीवन के परिचय के बारे में जानते हैं। इनकी शिक्षा, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी वह इंदौर में हुई थी मिशन स्कूल से 1912 ईस्वी में, है ना। प्रारंभिक शिक्षा की बात अगर कही जाए तो मिशन स्कूल से हुई थी। वहीं अगर संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत तथा चित्रकला की शिक्षा जो है इन्होंने अध्यापकों से घर पे ही इन्होंने पाया था। अंग्रेजी पढ़ने के लिए, संस्कृत पढ़ने के लिए और संगीत सीखने के लिए और चित्रकला सीखने के लिए इनको जो शिक्षा दी जाती थी वह अध्यापकों के द्वारा घर पे ही दी जाती थी। 1925 में, यानी कि सन 1925 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1932 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने संस्कृत में एमए पास की। संस्कृत की उपाधि इन्होंने ली। और बीए के बारे में इनका पता चलता है कि ये इन्होंने जबलपुर से बीए किया था। ठीक है। विवाह के बारे में इनका कहा जाता है कि इनकी अल्पायु, यानी कि बहुत ही छोटी उम्र में इनकी शादी हो गई थी। जब ये 9 वर्ष की थी तभी इनकी शादी हो गई थी 1916 ईस्वी में, बरेली के पास नवाबगंज में। कब हुई थी इनकी शादी? 1916 ईस्वी में, बरेली के पास नवाबगंज में। और श्री स्वरूप नारायण इनके पति का नाम था। इनके पति थे श्री स्वरूप नारायण वर्मा। और जब महादेवी जी की शादी हुई थी इनसे, तो ये उस टाइम जो थे 10वीं के विद्यार्थी थे। तो ये भी बहुत छोटे थे और महादेवी जी भी बहुत छोटी थी। इनकी शादी के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये इतनी छोटी थी कि इन्हें खुद नहीं पता था कि इनकी उस दिन, जिस दिन शादी थी, ये खुद जब इनके घर पे बारात आया तो ये खुद देखने के लिए चली गई थी सबके साथ कि बारात आया है। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि इनकी खुद की शादी है। जब इनकी खुद की शादी के लिए इनको मतलब भूखे रहने की ज़रूरत थी, शादी वाले दिन भूखा रहा जाता है पूजा के लिए, तो ये क्या की थी, चोरी छुपके जाके
रूम में खूब सारा मिठाई खा ली थी, क्योंकि ये बहुत छोटी थी, ये खुद समझ में नहीं आ रहा था कि शादी क्या होता है, विवाह क्या होता है। तो ये सब इन चीज़ों से अनजान थी, और ये कहा जाता है कि ये नींद में ही थी और नींद में ही इनकी शादी भी हो गई। जब ये ससुराल आई तो वहाँ भी बहुत लंबा चौड़ा ड्रामा हुआ था, ये बहुत रोई धोई थी, और दूसरे ही दिन ससुराल वाले इन्हें इनके घर छोड़ आए थे, क्योंकि ये बहुत छोटी थी इसलिए। विवाह उपरांत यानी विवाह के बाद महादेवी जी जो हैं 1919 में क्राफ्ट्सवेट कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश लिया और इसी कॉलेज के छात्रावास में रहने लगी थी। 1919 में क्या हुआ था, एक कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया, इलाहाबाद कॉलेज में, और फिर इसी कॉलेज का एक छात्रावास था जहां वह रहने लगी थी। सन 1921 में महादेवी जी ने 8वीं कक्षा पास की और प्रांत भर में प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त की थी। 1921 में इन्होंने 8वीं की कक्षा पास की और प्रांत भर में क्या किया था, इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। कविता यात्रा, इनकी कविता यात्रा कब से शुरू हुआ जानते हैं। ये जब 7 वर्ष की थी, कहा जाता है कि जब ये 7 वर्ष की थी तभी से ये कविता लिखने लगी थी, और जब 8वीं कक्षा पास की थी तब से कविता यात्रा का जो विकास की शुरुआत है तभी से मानी जाती है। यानी कि जब ये 7 वर्ष की थी तब से वो कविता तो लिख रही थी, लेकिन छिटपुट लिखती थी, हल्का फुल्का लिखती थी, और जब ये धीरे धीरे जैसे कि 8वीं कक्षा जैसे पास की वो, तो 8वीं कक्षा पास करने के बाद वो कविता बहुत तेजी गति से लिखने लगी, और मैट्रिक परीक्षा पास करते करते एक सफल कवित्री के रूप में वह उभर चुकी थी, और उनकी बहुत सारी कविताएं जो है पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन भी होने लगा था। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इनको जो है जानवरों से बहुत अधिक प्यार था, जानवरों से बहुत अधिक लगाव था, पशु पक्षियों से लगाव था। विद्यालय में हिंदी अध्यापक से ये बहुत अधिक प्रभावित थी, और उन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने क्या किया था, ब्रज भाषा में पहले कविताएं लिखी, और फिर तत्कालीन खड़ी बोली में कविताएं, मतलब खड़ी बोली की कविता से प्रभावित होकर खड़ी बोली में कविता लिखना शुरू कर दी थी। तो खड़ी बोली में रोला और हरिगीतिका छंदों में काव्य लिखना भी इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। इनके बारे में एक बात और कही जाती है कि माँ से सुनी एक कथा को लेकर 100 छंदों में एक काव्य खंड भी लिख डाला था इन्होंने। इनकी माँ जो है वह धर्म से जुड़ी हुई थी, तो माँ से ये धर्म के बारे में कुछ कथा सुनी थी, और उस कथा को इन्होंने क्या किया था, 100 छंदों में एक खंड काव्य पूरा लिख डाला। विद्यार्थी जीवन में केवल ये राष्ट्रीय और सामाजिक जागृति संबंधी कविताएं लिखती रहीं। जब तक ये विद्यार्थी थीं, जब तक ये स्टूडेंट थीं, तब तक अपने जीवन में ये क्या की, राष्ट्रीय और सामाजिक जागृति से संबंधित कविताएं लिखती रहीं। इनकी महत्वपूर्ण अब रचनाओं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए पहले जानते हैं कविता संग्रह, कौन कौन से कविता संग्रह हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निहार 1930 ईस्वी में, सबसे पहले इन्होंने निहार लिखा 1930 ईस्वी में, फिर है रश्मि 1932 ईस्वी में, निर्जा 1934 ईस्वी में, सांध्य गीत 1936 ईस्वी में, ये संध्या नहीं है सांध्य गीत है, ठीक है, 1936 ईस्वी में, फिर है दीप शिखा 1942 ईस्वी में, सप्तपर्णा 1959 ईस्वी में, और प्रथम आयाम 1974 ईस्वी में, अग्नि रेखा 1990 ईस्वी में। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब है गद्य साहित्य, तो गद्य साहित्य है रेखा चित्र, तो रेखा चित्र इन्होंने लिखा था 1941 ईस्वी में, जिसमें कि अतीत के चलचित्र इन्होंने लिखा है 1941 ईस्वी में, और अतीत के जो चलचित्र हैं इसमें 11 रेखा चित्र हैं, ठीक है। और दूसरा है स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी में, और अतीत के चलचित्र जो हैं इस पे इनको 1942 ईस्वी में क्या मिला था, द्विवेदी पदक मिला था। क्या मिला था, द्विवेदी पदक 1942 ईस्वी में अतीत के चलचित्र पे। वहीं अगर संस्मरण की बात कही जाए तो पथ के साथ ही 1956 ईस्वी में, मेरा परिवार 1972 ईस्वी में, और संस्मरण 1983 ईस्वी में। ये सभी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ललित निबंध, तो ललित निबंध है छंदा 1956 ईस्वी में, ललित निबंधों का संग्रह है ये ललित निबंध का। और कहानियाँ की अगर बात कही जाए तो गिल्लू और अन्य कहानियाँ भी इन्होंने लिखी। गिल्लू है, गिल्लू के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। अन्य रचनाएं इनकी देखने को मिलती है बिबिया, बिंदा, दो फूल और घिसा। ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं।
वहीं अगर बाल साहित्य के बारे में अगर कही जाए बात, तो बाल साहित्य इनके दो थे, ठाकुर जी भोले हैं, एक ये था रचना इनका, और दूसरा आज खरीदेंगे हम ज्वाला। ठीक है। महादेवी वर्मा की संस्मरण रेखा चित्र और निबंधों का संग्रह, एक महादेवी वर्मा का जो है संस्मरण है जिसमें कि रेखा चित्र भी है और निबंधों का संग्रह भी है, जो कि हिमालय नाम से सन 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। ये बहुत ही अच्छा लाइन है और इससे जो है क्वेश्चन 100% ये बनते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संस्मरण रेखाचित्र और निबंधों का जो संग्रह है वह महादेवी जी का कौन सा है, किस नाम से वह जाना जाता है। तो हिमालय नाम से जाना जाता है, जिसमें कि संस्मरण रेखाचित्र और निबंध तीनों चीज हैं, और सन 1963 ईस्वी में इसकी प्रकाशित हुई है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, महादेवी जी ने चांद नामक पत्रिका का संपादन किया था, और चांद ये पत्रिका जो है इसका जिन्होंने संपादन किया था बिल्कुल निःशुल्क, कोई पैसा लेके नहीं, बिल्कुल ये फ्री किया था संपादन इन्होंने। और चांद जो एक मासिक पत्रिका है, और चांद पत्रिका जो है इसमें महिलाओं की यह विशेष पत्रिकाएं थी, महिलाओं के बारे में ये इसमें अधिकतर देखने को हर चीज मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि महादेवी जी को वेदना की कवित्री एवं आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, तो महादेवी वर्मा जी को। वेदना की कवित्री भी किसे कहा जाता है, तो महादेवी जी को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदी लेखकों में सहायतार्थ इन्होंने साहित्यकार संसद नामक एक ट्रस्ट संस्था की भी स्थापना की थी इन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट है कि नारी शिक्षा प्रसार के माध्यम से प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की थी, और उसकी प्रधानाचार्य के रूप में इन्होंने कार्यभार भी संभाला था। इनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो उसमें अधिकतर आपको ये देखने को मिलेगा कि नारी की शक्ति के लिए, यानी कि नारी की हक के लिए इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, है ना। तो ये चांद पत्रिका भी जो था वो नारी से संबंधित ही था, और इसका जो इन्होंने संपादन किया था बिल्कुल निःशुल्क किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये महान समाज सुधारक भी थी, और महिलाओं की सशक्तिकरण पे विशेष जोर दिया था इन्होंने। महिलाओं की सशक्तिकरण पे, महिलाओं की आज़ादी पे इन्होंने विशेष जोर दिया था, महिलाओं की शिक्षा पे इन्होंने विशेष जोर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनका काव्य संग्रह सप्तपर्णा, इनका जो काव्य संग्रह है सप्तपर्णा वैदिक संस्कृत के विविध काव्यांशों पर आधारित माना जाता है। ये भी बहुत अच्छा लाइन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि छायावादी कहे जाने वाले कवित्रों में महादेवी जी रहस्यवाद के भीतर रही हैं। ये बहुत ही अच्छा लाइन है, और एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि क्योंकि आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है इनके बारे में कि छायावादी कही जाने वाली कवित्री जो है महादेवी जी के रहस्यवाद के भीतर ही रही हैं। इनके द्वारा रचित गीतों, यानी इनके नेक्स्ट पॉइंट है कि इनके द्वारा रचित गीतों यानी कविताओं, इनकी जो कविताएं हैं उसमें गीत ही हैं, कविताओं को गीत ही बोला जाता है। तो इनके द्वारा रचित जो गीतों की कुल संख्या मानी जाती है वो मानी जाती है 236 मानी जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कवि निराला ने इन्हें क्या कहा था, तो हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। कवि निराला ने इन्हें क्या कहा है, हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। और कवि निराला जी इनके भाई थे, कवि निराला जी थे इनके भाई थे, अपने भाई नहीं कहेंगे, तो इनके जो भाई बहन का रिश्ता था महादेवी वर्मा जी का और निराला जी का। सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में देखने को मिलता है कि उनका भी रिश्ता इनके साथ जो था वो भाई बहन का रिश्ता था। महादेवी वर्मा जो है बौद्ध धर्म से बहुत ही प्रभावित थी और उसी से ये दीक्षा भी लेना चाहती थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि 16 सितंबर 1991 ईस्वी को भारत सरकार के डाक तार विभाग जयशंकर प्रसाद के और महादेवी वर्मा के सम्मान में 2 रुपये का एक युगल डाक टिकट भी जारी किया था। ये बहुत ही अच्छा लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि 16 सितंबर 1991 ईस्वी को भारत सरकार के जो डाक तार थे, डाक तार का जो विभाग था वो जयशंकर प्रसाद के और महादेवी वर्मा के दोनों का एक युगल, यानी दोनों के सम्मान में एक युगल टिकट जारी किया था 2 रुपये का। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सुभद्रा कुमारी चौहान इनकी बचपन की सखी थी।
कॉलेज के टाइम में इन दोनों की दोस्ती भी थी, इनकी बचपन की फ्रेंड थी ये, और दोनों ही कविताएं लिखती थी, दोनों ही रचनाएं करती थी। और कहा जाता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वही सबको बताई थी कि महादेवी वर्मा के बारे में कि यह जो है कविताएं भी लिखती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि महादेवी वर्मा ने भारत में पहली महिला अखिल भारतीय महिला कवि सम्मेलन 15 अप्रैल 1933 को सुभद्रा कुमारी चौहान की अध्यक्षता में प्रयाग महिला विद्यापीठ में संपन्न करवाया था। ठीक है, महादेवी वर्मा के बारे में क्या कहा जाता है? कहा जाता है यह कि पहले होता क्या था, एक बात आप क्लियर कर लीजिए कि पहले होता क्या था कि पहले सिर्फ पुरुष लोगों का जो कवि सम्मेलन होता था, सिर्फ पुरुष लोग ही जाते थे, यानी सिर्फ कवि लोग ही वहाँ जाते थे, कवित्रियाँ वहाँ नहीं जाती थी। तो महादेवी वर्मा जी ने पहली महिला अखिल भारतीय महिला कवि सम्मेलन जो कहा जा सकता है, या पहला नहीं होगा या पहली ही होगा, तो पहली महिला अखिल भारतीय महिला कवि सम्मेलन जो है वह महादेवी वर्मा ही शुरुआत की थी इनकी, और इनकी जो अध्यक्ष थी वो सुभद्रा कुमारी चौहान थी, और 15 अप्रैल 1933 ईस्वी को इसको संपन्न करवाया गया था। दोनों ने मिलकर इनको किया था। तो पहला जो कहा जाता है कि महादेवी वर्मा जो है सबसे पहले महिला कवि सम्मेलन की शुरुआत की थी। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले महिला कवि सम्मेलन का शुरुआत किसने किया था? तो वह है महादेवी वर्मा। और इसकी अध्यक्षता कौन थी? तो अध्यक्षता थी ये सुभद्रा कुमारी चौहान। और ये कब संपन्न हुआ था? तो 15 अप्रैल 1933 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि ये गांधी जी की से बहुत अधिक प्रभावित थी, और उससे इतने ज़्यादा प्रभावित थी कि जन सेवा का प्रण भी इन्होंने ठाना था गांधी से प्रभावित होकर। नेक्स्ट पॉइंट है कि सुप्रसिद्ध भारतीय फिल्मकार मृणाल सेन ने 1968 में महादेवी के एक संस्मरण व चीनी भाई पर बंगला फिल्म नील आकाश से नीचे बनाई थी। एक सुप्रसिद्ध जो है फिल्मकार मृणाल सेन हैं, बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है ये, और 1968 ईस्वी में महादेवी जी का एक संस्मरण है वह चीनी भाई पर। ठीक है, वह चीनी भाई महादेवी जी का संस्मरण है, और उसी पे उन्होंने क्या किया था, एक फिल्म यानी बंगला फिल्म इन्होंने बनाया था नील आकाश से नीचे, यही फिल्म का नाम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रश्मि काव्य संग्रह में महादेवी वर्मा की जीवन मृत्यु सुख दुख पर मौलिक चिंतन प्रकट हुआ है। रश्मि काव्य संग्रह जो है महादेवी वर्मा जी का, तो उस पे महादेवी वर्मा के जीवन मृत्यु सुख दुख पर मौलिक चिंतन प्रकट हुआ है। अब इनके पुरस्कार के बारे में बात कही जाए तो पुरस्कार और सम्मान के बारे में जान लेते हैं। इससे भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो पुरस्कार जो इनको मिला था, यामा पे इनको मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत ही बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो सन 1982 ईस्वी में यामा पे इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और यामा जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1940 ईस्वी, और 1982 ईस्वी में यामा पे इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान मिला था। एवं सन 1944 में हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा इसी यामा पे इनको क्या मिला था, मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान दिया गया था। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा 1944 ईस्वी में मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान दिया गया था यामा पे इनको 2 पुरस्कार मिला था, एक भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और दूसरा मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान। और यामा में जो है ना, निहार, रश्मि और निर्जा संध्या गीत रचनाओं के संग्रहित करके सभी गीतों का सामयिक रूप में एक जगह संकलित कर दिया गया है। इसमें ये सभी सम्मिलित है, एक जगह संकलित किया गया है यामा में। नेक्स्ट है कि निर्जा के लिए इनको जो है सन 1934 ईस्वी में शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। निर्जा के लिए इनको क्या मिला था, सन 1934 ईस्वी में क्या मिला था, शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। और 1956 ईस्वी में साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण की उपाधि से अंकित किया गया था इनको। और 1988 ईस्वी में मरणोपरांत भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। इनकी मृत्यु हुई थी 1987 ईस्वी में, और मृत्यु के बाद जो है यानी कि 1988 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। यहाँ दोनों अलग है, पद्म भूषण जो इनको मिला था 1956 ईस्वी में मिला था, और पद्म विभूषण जो मिला था इनको मिला था 1988 ईस्वी में।
तो ये थे महादेवी वर्मा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। अब जानते हैं महादेवी नाम जो इनका पड़ा था तो कैसे नाम पड़ा था, थोड़ा सा जानते हैं अच्छे से, बड़ा मज़ा आएगा आपको भी जान के। इनके बारे में कहा जाता है कि महादेवी वर्मा जो है ना, इनका जन्म जो है एक बहुत ही संपन्न परिवार में हुआ था और इनके परिवार में लगभग 200 वर्षों या कहें कि 7 पीढ़ियों के बाद एक पुत्री का जन्म हुआ था, एक लड़की का जन्म हुआ था। और इनके घर में सभी लोग खुश थे, इतनी ज़्यादा खुश थे कि सभी लोग इसे देवी का अवतार समझ रहे थे। तो इनके बाबा भी इतने ज़्यादा खुश हुए, तो इनके बाबा क्या किए, खुशी के कारण उन्हें लगा कि घर में देवी का जन्म हुआ है, देवी बन के इसका जन्म हुआ है, तो इसका नाम महादेवी रख देते हैं। तो इस प्रकार से इनका नाम जो है महादेवी पड़ गया। यानी कि 7 पीढ़ियों के बाद एक पुत्री का जन्म हुआ था घर में और सभी लोग इसे देवी का रूप समझ रहे थे, देवी का अवतार समझ रहे थे और इस कारण इनके बाबा जो है इनका नाम महादेवी रख दिए। तो महादेवी वर्मा जो थी घर में सबसे बड़ी बहन थी, इनकी छोटी बहन जो थी वो श्यामा थी और इनके 2 भाई थे, जगमोहन वर्मा और मनमोहन वर्मा। ठीक है। महादेवी वर्मा के बारे में एक बात बोली जाती है कि महादेवी वर्मा जो है वो 50 सबसे यशस्वी महिलाओं में शामिल थी, 50 सबसे यशस्वी महिलाओं में ये शामिल थी। और महादेवी वर्मा जो है एक बहुत ही समाज सेवा के रूप में उसे जान सकते हैं कि नारी शक्ति के लिए उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए थे, नारी शक्ति के लिए, नारी शिक्षा के लिए बहुत सारे उन्होंने कदम उठाए थे, उसके लिए आवाज़ उठाई थी। और इनकी जितनी भी कविताएं हैं, जितनी भी रचनाएं हैं, सभी में जो है एक रहस्यवाद बना हुआ है, रहस्य की भावना छुपी हुई है। और इनके शादी के बारे में ये कहा जाता है कि इनके शादी का भी जो बहुत सारे आलोचक जो है भिन्न भिन्न तरह से अपनी अपनी बातों को रखते हैं। कोई कहते हैं कि इनके जो शादी का जो मतलब पति पत्नी का जो संबंध था वो कभी स्वीकार नहीं की, इस कारण से आज भी एक रहस्य बना हुआ है। और महादेवी वर्मा का जो जीवन जो था एक सन्यासी की तरह जीवन था। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो जीवन भर श्वेत वस्त्र ही पहनी रहीं और तख्त पे सोई भी और कभी शीशा भी नहीं देखी, ऐसा देखने को मिलता है। और सन 1966 ईस्वी में अपने पति की मृत्यु के बाद जो है महादेवी वर्मा अस्थायी रूप से इलाहाबाद में ही रहने लगी थी। तो ये थे महादेवी वर्मा के बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आपको कैसा लगा ये हमारा वीडियो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं और महादेवी वर्मा के बारे में आपको जान के कैसा लगा ये भी बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। और फ्रेंड्स मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि वीक में मैं 2 दिन वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए हिंदी से रिलेटेड, कुछ नए और अच्छी जानकारियाँ लेके आऊँगी आपके लिए, क्योंकि रोज़ नहीं हो पाएगा। रोज़ इसलिए भी नहीं हो पाएगा कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लोग हैं जो MA कर ही रहे हैं, तो उनकी भी क्लासें अभी चल रही हैं। तो इस वजह से आप पहले उधर की पढ़ाई पूरी कर लें और जो भी बेसिक नॉलेज थे वो मैं दे चुकी हूँ आप लोगों को, और कोशिश करूँगी कि वीडियो अच्छी लाऊँ आपके लिए, बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन फ़िलहाल मैं अभी 2 दिन ही लाऊँगी। उसके अलावा मैं भी CTET वगैरह का भी वीडियो डाल रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट उसकी भी मांग कर रहे हैं। तो चलिए कोई नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।